आपके पास वॉइस क्लियर आ रही है ना सबके पास? अच्छा जी। स्क्रीन भी आ रही है? स्क्रीन सर विजिबल नहीं स्क्रीन है। नहीं आ रही। अब आ गई? जी। अच्छा जी, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने जो एएस में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाते हैं उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक टाइम ये आता है कि जब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उस वक्त हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन स्टैब्लिश्ड। फिर हम उसमें देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ी थी, रिकॉल करवा सकते हो जरा ये इसकी? कंडीशंस फॉर। इट मस्ट हैपन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। यस। वन कंडीशन थी क्लोज कंटेनर होना चाहिए, सिस्टम आपका क्लोज होना चाहिए। सेकेंडली, रिएक्शन शुड गो इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ना रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन must be equal to rate of backward reaction। और रिएक्शन जो है ना कभी भी रुके ना, हमेशा होता रहे। मतलब ऐसा ना हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये नहीं था कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, तो जितना फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही फास्ट बैकवर्ड भी आ रहा होता, तो उसको हम कहते थे रिएक्शन मस्ट बी डायनामिक। राइट। फिर हमने देखा था कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो हमने दो तरह की कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करे थे। एक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, जिसको हमने केसी का नाम दिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with respect to concentration, दैट वाज केसी। ठीक है। और केसी की हम एक्सप्रेशन कैसे बना देते हैं, लेट्स से अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। केसी की एक्सप्रेशन इसकी कैसे बनती थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power to the moles divided by concentration of reactant raised to the power to the moles। ठीक है, एंड वी यूज टू वर्क आउट द यूनिट फॉर केसी। यूनिट याद है ना किस तरह से वर्कआउट करते थे? ऊपर अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है पावर स्क्वायर। पावर क्यूब, दैट्स हाउ वी यूज टू वर्क आउट द यूनिट्स। अच्छा, ये कर लेना, याद आ गया। फिर हम लोगों ने दूसरा जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और उसको हमने सिंबल लिया था केपी का। और इसी इक्वेशन के लिए अगर हम केपी की एक्सप्रेशन बनाएं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो कि प्रोडक्ट साइड पे रेज टू द पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जिसमें हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है।
ठीक है, और हाइड्रोजन पे पावर क्यूब आ जाएगी इसके पार्शियल प्रेशर पे। और इसके यूनिट भी हम लोग इसी तरह से वर्कआउट करते थे, जैसे प्रेशर का पैस्कल ले लें या एटमॉस्फेयर ले लें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। अब हमारे पास ना कुछ न्यू कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, के सी के पी के बाद के डब्ल्यू आ गया है सबसे पहले, तो जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हम ए टू का काम जो है ना वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे। दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल के डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा। अब वाटर जो है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, दूसरा जो है वो गेन करता है। मतलब क्या है कि वाटर जो है ना, वो हमने एएस में भी पढ़ा था कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक बिहेव करता है। तो वाटर is able to act as either an acid। एसिड का क्या मतलब है कि by donating प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको हम कह रहे हैं, H पॉजिटिव आयन को। और अब बेस, बेस भी काम कर सकता है वो बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। अच्छा, जब प्योर वाटर होता है ना, उसमें देखो ये होता है, प्योर वाटर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। क्या होता है इसमें, हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो एज एन एसिड काम करेगा बाय लूजिंग प्रोटॉन, एक जो है वो गेन कर लेगा। तो ये बच जाएगा हाइड्रोक्सोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन, और जो वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन लूज करेगा वो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वाटर लिक्विड स्टेट में ही है, और ये जो आयंस बने, आयंस क्या कहलाते हैं, एक्वा स्टेट। अच्छा, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल नहीं करे, अगर आपके सामने कोई प्योर वाटर है या कोई पानी में बॉटल रखा हुआ है, तो उसमें से बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। मतलब एक वाटर ने प्रोटॉन डोनेट करा है, ठीक है, तो वो एज एन एसिड काम करेगा। ये जो ऊपर लेफ्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल है वो एज एन एसिड काम कर रहा है, तो दूसरा वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैसा बेस काम करेगा। और जब ये रिवर्सेबल रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो जिसके H3O पॉजिटिव आयन, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, वो एज एन एसिड काम करेगा, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसको हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में रिएक्ट हो गए, और हाइड्रोक्सोनियम आयन जो बना है उसमें ऑब्वियसली एक डेटिव बॉन्ड बन रहा है। डेटिव बॉन्ड हमें पता है क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। राइट। हाइड्रोक्सोनियम आयन को आप जानते हो कि क्या हुआ है उसमें ना, जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे इसका बैंड शेप होता है ना, और एक लोन पेयर है, और जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल था उसमें भी लोन पेयर है। इनमें आपस में हो क्या रहा है कि एक वाटर ने जो है वो अपना हाइड्रोजन निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन बन, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने उसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लिया।
लाइक दिस। तो ये हाइड्रोक्सोनियम आइन बन गया हमारे पास, इस पे H3O पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब सब वाटर में हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स ये काम कर रहे होते हैं। और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन भी बन रहा है। तो लोन पेयर ऑन वन कैन बी डोनेटेड टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर वाटर। ठीक है। लेकिन ये काम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सोनियम आयन ये वापस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ये वापस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोबारा जो है वो मिलके अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, बैकवर्ड भी जा रहा होता है। इसके बीच में एक वक्त ये आता है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। लेकिन ये काम जो है, अब अगर हमारे पास लेट से 1,000 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से 2 या 3 या 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ये काम कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, तो एक वक्त ये आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ना। और डिपेंड करता है कि वाटर में अगर आपने कुछ डाला हुआ है तो वो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, कम भी हो सकती है इसी तरह से। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि अनडिसोसिएटेड है, आयनाइज नहीं हुए हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए। अब क्योंकि ये रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम केसी की एक्सप्रेशन बना सकते हैं ना। तो जब हम इसकी केसी की एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो देखो क्या होगा। केसी प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आइन है, H3O पॉजिटिव आइन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन, दोनों के ऊपर 1 1 मोल है तो पावर 1 1 आएगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल है। अब इनकी कंसंट्रेशन देखो, मैंने बताया ना कि लेट से अगर 1,000 वाटर मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 4 आयनाइज हो रहे हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, इट विल स्टे नियरली कांस्टेंट। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से करके लिख दूं, स्क्वायर, और क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इट इज नियरली कांस्टेंट। तो इसको भी हम एक नया कांस्टेंट बना के ट्रीट कर लेंगे, जैसे हम लोग बाकी उसमें करते थे। अब ये H2 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं, ये जो है ना हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट बन गया। ठीक है। केसी भी एक कांस्टेंट था, और केसी के साथ मिल वाटर की कंसंट्रेशन जो कि हम उसको कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं, फर्क आयनाइज हुए हैं लेकिन इतने कम हुए हैं कि वो नेग्लिजिबल है, तो उसको भी हम एक एज कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मिलके एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। और ये जो न्यू कांस्टेंट होगा, इस न्यू कांस्टेंट का नाम जो है ना हम KW देते हैं, विच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब ये जो Kc इंटू, तो हम दोबारा लिख लेता हूँ, इसको हम कह रहे हैं KW। दिस KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सही है, समझ आई बात यहाँ तक। सर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे पूछा जाए कि KW कैसे बना है? हाँ बिल्कुल ये ऐसा लाइक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आया है। देना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आया है, लेकिन इक्वेशन पूछी हुई है उसने KW की, और वाटर की आयनाइजेशन की खुद इक्वेशन दी हुई है उसने, और केसी की एक्सप्रेशन मांगी हुई है, और केसी से उसने बोला है कि भाई KW की एक्सप्रेशन बता दो। ठीक है। से अच्छा देखो, हम लोग बचपन से जब हम एसिड आयनाइज होता है, जैसे HCl है, तो उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो हम लोग H पॉजिटिव आयन लिखते आए हैं ना, उसको H पॉजिटिव आयन बनता है, Cl नेगेटिव आयन बनता है।
लेकिन असल में एच पॉजिटिव आयन नहीं बन रहा होता, वो हाइड्रोक्सोनियम आयन ही बन रहा होता है। तो दिस इज एक्चुअली H3O पॉजिटिव आयन। लेकिन हम एच पॉजिटिव आयन क्यों लिखते आए? क्योंकि देखो ना, HCl में से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये वाटर के पास जाएगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा HCl, इसलिए HCl जो है वो एसिड है और वाटर जो है एज अ बेस काम कर रहा है। लेकिन हम लोग हमेशा H3O पॉजिटिव आयन तो नहीं लिखते थे, हम तो H पॉजिटिव आयन लिखते थे। ओ लेवल से आप जो है वो इसको इस तरह से लिखते आए हो ना, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। जब एक्वस एसिड लेते हो आप, पानी में डालने का मतलब क्या है, एक्वस। तो हम लोग ऐसे क्यों लिखते थे? क्योंकि हम ना फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये काम करते हैं कि ताकि लिखने में आसान हो। H3O पॉजिटिव आयन को हम H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं, हम लिखते थे, लिखते हैं और लिखते रहेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये H पॉजिटिव आयन नहीं होता, असल में H3O पॉजिटिव आयन बनता है। तो अगर मैं दो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से 2 मोल ऑफ वाटर ले रहा हूँ, तो फिर मुझे जो है वो हाइड्रोक्सोनियम आयन लिखना पड़ेगा ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो, लेफ्ट और राइट वाली। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर एंड H3O पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन अगर आप हाइड्रोक्सोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव आयन अगर नहीं लिख रहे हो, तो फिर आप सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर लिखना, इस तरह से। अगर आपने सिर्फ H पॉजिटिव आयन लिखना है तो फिर आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, लिखने में ताकि आसान लगे। तो जब मैं इसकी केसी की एक्सप्रेशन, अगर देखो मैंने केसी की एक्सप्रेशन जो बनाई है वो H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन है। मतलब इसी केसी की एक्सप्रेशन को हम लोग फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अगर H3O पॉजिटिव आयन की जगह हम लोग जो है वो H पॉजिटिव आयन लिखें, KW की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अभी जो आयनाइजेशन हो रही है ना, दिस एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज वेरी लो। ठीक है, तो जो केसी की वैल्यू आएगी डेट वुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, या केडब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी वो एक्सट्रीमली स्मॉल आएगी। क्योंकि अगर आप केडब्ल्यू की एक्सप्रेशन देखो तो उसमें तो कंसंट्रेशन ऑफ आइंस है ना, H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन। क्योंकि 1000 में से अगर सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन और हाइड्रोक्साइड आइन होगी उस वॉल्यूम में पानी के, वो बहुत कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के मोल बहुत कम है। ठीक है, तो दिस एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लो। तो केसी की वैल्यू भी स्मॉल होगी और केडब्ल्यू की वैल्यू भी स्मॉल होगी, क्योंकि वाटर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही कंसंट्रेशन है। 1000 में से 4 आयन मतलब नेग्लिजिबल है। बल्कि लिख लो ना ये बात, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज वेरी लो, वैल्यू ऑफ केसी एंड केडब्ल्यू is extremely small। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना आपकी, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात करूँ ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कितना होता है ये, 298 केल्विन। तो जो के डब्ल्यू की वैल्यू इस टेम्परेचर पे आती है, उसकी वैल्यू आपको डाटा बुकलेट में जो फर्स्ट पेज है वो तो अभी भी मिलेगा आपको। तो उसकी वैल्यू जो होती है ना वो 1 एक्सपोनेंट -14 मोल स्क्वायर DM-6 होती है। ठीक है, डाटा बुकलेट में ये के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन के साथ लिखी हुई होती है। क्योंकि डाटा बुकलेट का फर्स्ट पेज आपको अभी भी मिलना है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, तो जो हमारे पास ये देखो ना, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखा हुआ है एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू आपके पास लिखी हुई होती है। मोल स्क्वायर DM-6 इसका यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट कैसे आए वो तो हम वर्कआउट कर लेते हैं अभी।
लेकिन ये वैल्यू आपको वैसे तो खुद ही याद हो जाएगी क्वेश्चन में यूज करते करते। बाकी क्या कहते हैं, कोई अभी गिवन है डेटा बुकलेट में। यूनिट जो है के डब्ल्यू का वो देख लेते हैं। तो के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनी है ना, एच पॉजिटिव आइन, इसकी पावर भी वन है, हाइड्रोक्साइड आइन इसकी पावर भी वन है, -1। तो यूनिट हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम -6। यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? आगे बढ़े। अच्छा देखो, अगर हम ये इक्वेशन देखें इसकी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आयनाइज हो रहे हैं, तो एच पॉजिटिव आइन या ओ एच नेगेटिव आइन जो वो बना रहे हैं, अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर की बात करूं तो 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन आ रहा है। तो इनकी क्योंकि वो एक ही पानी में, तो मोल्स इक्वल हैं तो कंसेंट्रेशन भी इक्वल होगी। सही है। अगर मैं आपसे पूछूंगी एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, या ओ एच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैं कह रहा हूँ कि ये निकालनी है, आपको वर्कआउट करना है। देखो इक्वेशन आपके पास गिवन है। के डब्ल्यू की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस वो भी आपको गिवन है, के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस डाटा बुकलेट में, या 298 केल्विन ले लो, उसको एक ही बात है। के डब्ल्यू की वैल्यू आपको 1 एक्सपोनेंट -14 मोल स्क्वायर DM -6। आपने के डब्ल्यू की एक्सप्रेशन यूज करनी है इसमें, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन, अगर एच पॉजिटिव आइन की जगह कहीं H3O पॉजिटिव आइन लिखा हुआ मिल जाए तो इट्स द सेम थिंग। के डब्ल्यू की जगह आप रखोगे 1 एक्सपोनेंट -14। अच्छा जितने मैंने बताया ना कि 1 मोल ऑफ वाटर में से 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन और 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइन आ रहा है, प्योर वाटर है ना, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कोई एसिड या एल्कली नहीं डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। तो उसमें से जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन निकलेगी आयनाइज होगी, और जो OH नेगेटिव आइन निकलेगी वो सेम निकलेगी। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लिख लेना पहले ये बात ताकि याद रहे, एज वाटर इज प्योर, प्योर वाटर का मतलब ओनली H2O होगा उसमें। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, ये ब्रैकेट का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है ना, तो इसको ऐसे ही रीड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन। अब ये अगर निकालनी है तो इसके लिए हमने ये के डब्ल्यू की जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करना है, और इसमें जो वैल्यू रखेंगे हम रखेंगे 1 एक्सपोनेंट -14। और अगर मैं इन दोनों की जगह पे एक्स एक्स ले लूं तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -14, और इसको अंडर रूट जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट -7। मतलब प्योर वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन है और जो कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन है वो इक्वल है, और उनकी वैल्यू क्या है, 1 एक्सपोनेंट -7 मोल पर
डेसीमीटर क्यूब। एक तो इक्वल है, ऊपर से इनकी वैल्यू ये है हमारे पास। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं लेट से, या बल्कि एक काम करते हैं, चलो चलो पहले ना बढ़ाते हैं टेम्परेचर। लेट से अगर हम कहें कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज का क्या मतलब, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस अगर कर, ठीक है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है ना, वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज है दैट इज एंडोथर्मिक। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एज फॉरवर्ड रिएक्शन इन ऑटो ionization of water is एंडोथर्मिक। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, वाटर की आयनाइज हो रहा है एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आइन, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो एच पॉजिटिव आइन और ओएच नेगेटिव आइन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो देखो ना, टेम्परेचर हमने एस, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही होता है ना, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और मोर H positive ion and OH negative ion will form. तो concentration of H positive ion और OH negative ion increase हो जाएगा। तो concentration of H positive ion और OH negative ion increase हो जाएगा, तो KW की वैल्यू आपने कैसे निकाला है, concentration of H positive ion और OH negative ion का प्रोडक्ट लिया है, तो इनकी concentration इंक्रीज होगी तो KW की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको KW कह रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, के डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो 1 एक्सपोनेंट -14 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोल स्क्वायर DM-6 इसका यूनिट होता है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। अच्छा, सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हमने अभी एंथैल्पी चेंज का क्यों जिक्र किया है। हाँ हमने, देखो ये जो रिएक्शन है हमारा, इसमें वाटर आयनाइज हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ लिखा हुआ है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है जो कि एंडोथर्मिक है। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है ना। जी। याद आ गया? जी सर, सही है।
क्या कह रहे हो? सर आ गया मुझे समझ। ओके। अच्छा, पीएच कैलकुलेशन। पीएच बेसिकली क्या होता है हमारे पास? अगर मैं पीएच को डिफाइन करूँ ना, तो हमें पता है, तो वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ओ में भी पढ़ा है, एएस में भी पढ़ा है, कि जो पीएच होता है वो हमें बताता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन अल्कलाइन होता है। वैसा ही है ना? ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। रिमेम्बर, ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग। पीएच की वैल्यू जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। बीच में 7 जिसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। तो हम ये कहते थे कि अगर पीएच की वैल्यू आपकी लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन हम इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन हम कहते थे हम बढ़ाते जाएंगे, तो पीएच की वैल्यू जो है वो मोर एसिडिक होती जाएगी, लेस होती जाएगी, जीरो के करीब आएगी। और वैसे जीरो तो से स्टार्ट नहीं होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जीरो नहीं आता ही नहीं है, 1 आता है। 1 से 14 होती है। तो जितना ज्यादा हम एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह जितना ज्यादा हम ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते थे ना। और जब एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उस वक्त हम कहते थे कि हमारा सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। ऐसे ही था ना। तो पहले तो हम थोड़ा सा चीज को डीप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना, पीएच की जरा डेफिनेशन देख लो। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच होता है इज एन, इसके ना मैथमेटिकल फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं, मतलब डेफिनेशन बनाते हैं। तो इसकी जो एक डेफिनेशन बनती है वो ये होती है कि हमारा जो पीएच है ना, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration। अब जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है ना, तो ये नेगेटिव लोगैरिथम टू दी बेस 10। देखो, आपके पास कैलकुलेटर में एक की होती है, लॉग की। अच्छा, लॉग जो है वो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, तो वो जाहिर है आपको उससे नो हाउ होनी चाहिए। तो अब आपने कैलकुलेटर्स उठाओगे तो एलओजी के नाम की एक बटन होता है उसमें, जिसको हम कहते हैं लॉग। लॉग के पास नीचे बेस होती है 10। मतलब हमारे पास पीएच का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं ना इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो पीएच इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, फिर हम लॉग लिखेंगे। और लॉग की जो बेस होती है, लॉग लोगैरिथम, लॉग का जो पूरा नाम होता है वो लोगैरिथम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं। लोगैरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इससे फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ लॉग लगा देता है। ये वैल्यू जो होती है ना पीएच की होती है। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ले लो, चाहे आप उसकी क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन ले लो, बात तो एक ही है ना। दोनों एक ही चीज के लिए लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास पीएच है। बेसिकली पीएच का यूनिट नहीं होता कोई। एसिड का पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एल्कली का पीएच 13 है, 14 है, जो भी है, कहीं यूनिट तो नहीं बताया ना। पीएच के साथ जैसे आपका कंसंट्रेशन के साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा हुआ है, मास के साथ ग्राम या किलोग्राम लगा हुआ है, वॉल्यूम के साथ डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब है। पीएच के साथ तो कोई यूनिट नहीं होता। बेसिकली लॉग आप पहली बार तो नहीं देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आपने केमिस्ट्री में लॉग कहाँ देखे? आपने एएस में जब आयनाइजेशन एनर्जीज का कर्व, वो ग्राफ बनाया था ना,
तो उसमें वाई एक्सिस पे लॉग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ होता है, आप दोबारा से खोल के देखना आपको दिखेगा। तो लॉग का पता है काम क्या होता है? लॉग जो है ना बड़े नंबर को छोटा कर देता है, लेकिन साइन भी अपोजिट कर देता है, तो इसलिए हमने उसको साइन जो अपोजिट हुआ है उसको काउंटर करने के लिए माइनस लगाया है फॉर्मूले में। ठीक है, तो लॉग का काम क्या होता है? अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं अभी सबके पास रखे हुए हैं, जी सर। जरा कैलकुलेटर लेके आओ। सर मेरे पास तो है। मोइज और यास्मीन जरा कैलकुलेटर लेके आओ। निकाल लिया जी सर। सर बस। अब अगर आप लोग मैथ्स वाले हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो अगर आपके पास लॉग की आपको मिल गई, एलओजी लिखा हुआ होगा, राइट साइड पे सेकंड की है, थर्ड रो में। जी सर। अब आप लिखो लॉग, लॉग की प्रेस करो और इसके साथ लिखो कोई भी नंबर लिख लो, 2 लिख लो, और उसके साथ 6 जीरोस लगा दो, 2 मिलियन, और इक्वल्स टू प्रेस करो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सर 6.3। 6.3। तो लॉग ने करा क्या? लॉग ने एक बड़े नंबर को ना उठा के एक छोटा नंबर बना दिया। ठीक है, अब लॉग का पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस हमने लॉग को यूज करना है। तो लॉग के बारे में बस इतना अगर तुम जान लो कि लॉग के साथ अगर हमने कोई बड़ा नंबर लिखा है तो बड़े नंबर को छोटा बना देते हैं। ठीक है, अब अगर एक काम करो, प्रेस की करो लॉग और लिखो 200। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आ रहा है 2.3। और लॉग 20 करोगे तो 1.3 आएगा। लॉग 30 करके देखो तो 1.4 आएगा। तो ये बड़े नंबर को छोटा बना रहा है, बस ये लॉग ये काम कर रहा है आपका। सही है। अच्छा, आप ये जो नीचे लॉग के 10 लिखा हुआ है, ये 10 तो आप नहीं लिख रहे हो, बेसिकली लॉग की ना बेस 10 के अलावा भी हो सकती है। जो आपके पास कैलकुलेटर में लॉग की है ना, उसके अगर आपके पास एक की और होगी लॉग की, जिसमें ना लॉग की आप बेस चेंज कर सकते हो। मतलब अगर शिफ्ट दबा के लॉग की, नहीं शिफ्ट, मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना उसमें लॉग की वो वाली की जिसमें आप ना लॉग के साथ दो वैल्यूज और एंटर कर सकते हो, वो बिल्कुल राइट पे की है, सेकंड रो में। जो सेकंड की है ना राइट पे, मतलब फर्स्ट ब्लैक की में जो सेकंड की आती है नीचे, तो वो की जो है ना उसमें लॉक के दिखा देखो, दो बॉक्सेस बने हुए आएंगे इस तरह से। तो उसको अगर मैं यूं करके लिखूँ ना, तो एक बॉक्स जो है वो नीचे बना हुआ आएगा, एक बॉक्स जो है वो ऊपर बना हुआ आएगा। तो जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें तो जहाँ पे हम वैल्यूज डाल लेते हैं ना, तो वही वैल्यूज डलेंगे। नीचे वाला बॉक्स जो है ना उसमें ये बेस डलती है 10। ऐसे लॉग की जो है वो 10 के अलावा भी बेसिस हो सकती हैं, 11, 12, 13, 20, 50, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे ना, सिर्फ लॉग टू द बेस 10 यूज करेंगे। अच्छा, हमें हमारे पास जो लॉग की, जो नॉर्मल लॉग की है ना, जो अभी हम पहले यूज कर रहे थे, वो टू द बेस 10 के लिए ही है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर से वो प्रेस करोगे तो वो 10 को ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। तो हमें जो अभी मैंने दूसरी की बताई है उससे कुछ लेना देना नहीं है केमिस्ट्री में, वो वाली की हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लॉग टू द बेस 10 है, और पहली वाली की बाय डिफॉल्ट लॉग टू द बेस 10 के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस की है की। सही है, मतलब अगर सिर्फ लॉग 10 है ना, लॉग टू द बेस 10 है, तो उसको सिर्फ लॉग ही लिखा हुआ होता है। सिर्फ लॉग लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट लॉग टू द बेस 10 है वो। अगर कोई बेस और होती तो फिर उसके साथ वो लिखता, जैसे लॉग 20 है तो वो लिखेगा। 10 की बेस लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग है तो हमें बेस टू द 20 या 10 के अलावा कोई भी बेस लॉग की है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है केमिस्ट्री में। बाकी मैथ्स में, फिजिक्स में मुझे नहीं पता, मैथ्स में तो है, फिजिक्स का आई एम नॉट श्योर कि उसमें लेना देना है या नहीं है आप। ठीक है, इसमें सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई।
आ, सर और जो लॉग है उसके साथ हम माइनस भी लगाएंगे ना? माइनस भी माइनस लगाएंगे, जब हम पीएच निकालेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला है पूरा। ठीक है सर। चलो अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। हमारा पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब बाय डिफॉल्ट वो 10 लॉग वाला है, वो वाली की यूज करेंगे जो हमने पहली बार ही डिस्कस की है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी पीएच ऑफ वाटर बताओ, पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो आप कहोगे कि प्योर वाटर जो होता है, या पीएच ऑफ प्योर वाटर भी अगर मैं कर दूं उसको तो आप बोलोगे कि भाई 7 होता है। क्यों 7 होता है, आज ये सीखना है। तो देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन अभी हमने निकाली थी के डब्ल्यू के फॉर्मूला से, वो कितनी निकली थी? 1 एक्सपोनेंट -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अभी रिकॉल करो तो हमने अभी के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, के डब्ल्यू की हमें गिवन है ना 25 डिग्री सेल्सियस में डाटा बुकलेट में। तो कितनी गिवन है? वो गिवन है 1 एक्सपोनेंट -14। हमने कहा था कि भाई जो कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आइन की डिसोसिएट हो रही है वही ओ एच नेगेटिव आइन की भी हो रही है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में दोनों सेम ही है। तो जब हमने अंडर रूट करके कंसंट्रेशन निकाली थी एच पॉजिटिव आइन की या ओ एच नेगेटिव आइन की, दोनों की इक्वली आ रही थी 1 एक्सपोनेंट -7 मोल पर डेसीमीटर की। और पीएच निकालने के लिए लॉग के साथ हम किसकी कंसंट्रेशन रख रहे हैं? एच पॉजिटिव आइन की। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है पीएच का, उसमें मैं अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रखता हूँ, तो वो कितनी है? 1 एक्सपोनेंट -7। जरा कैलकुलेटर उठाओ, अब लॉग में ये वाली वैल्यू रख के देखो, आंसर बताओ क्या आ रहा 7। है? 7। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, दैट्स वाई पीएच ऑफ वाटर इज, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। न्यूट्रल का जो पीएच कहते हैं। आई समझ अब बात? क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा पीएच के साथ खेल लेते हैं। देखो, वो जो हम पीएच स्केल बनाते थे ना 1 से 14 तक, बीच में 7। 7 पीएच कब होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा पीएच का लेना देना ओ एच नेगेटिव आइन से नहीं है, एच पॉजिटिव आइन से। जब कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। पीएच एसिडिक कब होता है? जब आप एच पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो। अब 1 एक्सपोनेंट -7 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। लेट से मैं कहता हूँ कि आप 2 एक्सपोनेंट -7 ले लो, बड़ी है ना 1 एक्सपोनेंट -7 से। और एक वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -7 से छोटी ले लो, लेट से 0.5 एक्सपोनेंट -7 ले लो। तो जरा तीनों वैल्यूज पे, अभी बीच वाली वैल्यू पे तो अभी आपने निकाला है ना पीएच, जरा तीनों वैल्यूज पे पीएच निकाल के देखो क्या आ रहा है। फॉर्मूला लगाओ, सेम फॉर्मूला लगेगा सब में। हाँ जी। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे ना तो क्या होगा कि आपका वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पीएच की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है।
तो ये आपके पास जो पहली वैल्यू आ रही होगी वो आ रही है 6.69। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस पे लिखोगे तो वो 6.70 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। बीच वाली 7 आ रही है। 1.3। और ये क्या आ रही है, 7.3। अब मुझे बताओ, पीएच जब 7 होता है तो आप न्यूट्रल कहते हो ना। जब आपने एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, 1 एक्सपोनेंट -7 से ज्यादा कर दिए, 2 एक्सपोनेंट -7 कर दिए, तो पीएच एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक पीएच क्या होता है, 7 से कम। ये आ रहा है ना, 7 से कम पीएच। ठीक है, तो ये सोल्यूशन एसिडिक है क्योंकि एच पॉजिटिव आइन 1 एक्सपोनेंट -7 से ज्यादा है। अगर एच पॉजिटिव आइन 1 एक्सपोनेंट -7 से कम होगा। अब ओ एच नेगेटिव आइन कम ज्यादा होने से पीएच नहीं देखते हैं। वो पुरानी बात हो गई कि ओ एच नेगेटिव आइन बढ़ता है तो पीएच अल्कलाइन होता है। एच पॉजिटिव आइन अगर 1 एक्सपोनेंट -7 मोलर से कम होगा तो सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, चाहे ओ एच नेगेटिव आइन हो या ना हो। वैसे तो ओ एच नेगेटिव आइन साथ साथ ही होता है, लेकिन हमें एच पॉजिटिव आइन से देखना है कि एच पॉजिटिव आइन अगर 1 एक्सपोनेंट -7 है तो न्यूट्रल, उससे कम है तो सोल्यूशन का पीएच जो है वो 7 से ऊपर चला जाएगा और सोल्यूशन क्या कहलाएगा, एल्केलाइन। 7 से ऊपर पीएच मतलब सोल्यूशन इज एल्केलाइन। ठीक है, ये था हमारा पीएच स्केल। तो सेंस बनी बात की। हम्म, जी सर। ठीक है। अच्छा, अरे बाकी काम यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके रखना। आगे जो है फिर हम लोग थोड़ी सी और मजीद मुश्किल चीजें पढ़ेंगे। सही है, कुछ पूछना है? नहीं सर।